जय सियाराम प्यारे बच्चों। एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है आपकी अपनी फैमिली सियाराम ई लर्निंग्स में। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं डॉक्टर तुषार आर्या आप लोगों को इस समय पढ़ा रहे हैं हम लोग ह्यूमन ज्योग्राफी, यानी इस बीए सेकंड सेमेस्टर के लिए। और ह्यूमन ज्योग्राफी में इस समय जो आपका चैप्टर चल रहा है वो है सेटलमेंट का या फिर अधिवास का। पिछले क्लास में हम लोगों ने अधिवास के बारे में और अधिवास की एक प्रमुख रूप जिसको हम लोग ग्रामीण अधिवास के रूप में जानते हैं उसके बारे में बात की थी कि ग्रामीण अधिवास होता क्या है और ग्रामीण अधिवास के पैटर्न कौन कौन से हैं या प्रतिरूप कौन कौन से हैं। तो आज के क्लास में मुख्यतः हम लोग बात करने वाले हैं नगरीय अधिवास के बारे में या फिर अर्बन सेटलमेंट के बारे में। तो नगरीय अधिवास यानी कि नगर, यानी इसकी नगर से सीधा सा मतलब है शहर। तो शहर में किस तरीके के अधिवास होते हैं या नगर में किस तरीके के अधिवास होते हैं, उसी के बारे में हम लोग मुख्य रूप से आज बात करने वाले हैं। तो जैसा कि आपके सामने लिखा है, नगरीय अधिवास या फिर अर्बन सेटलमेंट। अर्बन सेटलमेंट। अब सबसे पहले हम यह जान लेते हैं भाई कि नगर क्या होते हैं। और क्योंकि हमको ज़्यादातर चीज़ें जो भी पढ़ना है वो भारत के परिप्रेक्ष्य में ही पढ़ना है, तो भारत में वर्तमान में नगर की जो परिभाषा है या नगर किसे कहा जाता है, अगर इसके बारे में हम लोग बात करें तो इसमें दो तीन चीज़ें दो तीन कंडीशन होते हैं। जो कंडीशन कोई भी स्थान या कोई भी सेटलमेंट पूरा करता है तो उसको हम लोग नगर कहते हैं। सबसे पहले जैसा कि वे सभी स्थान, कोई भी स्थान हो जिसमें नगर पालिका, नगर निगम, कंटोनमेंट जोन यानी कि छावनी या नोटिफाइड क्षेत्र या नोटिफाइड एरिया या इसके समकक्ष स्थानीय प्रशासन की कोई इकाई हो और वह अपने साथ संलग्न नगरीय फैलाव या बाह्य वृद्धि के साथ इसके बाह्य वृद्धि के साथ, अगर बाह्य वृद्धि नहीं भी होती है तब भी वो लोग क्या कहे जाएंगे, नगर कहे जाएंगे। दूसरा जो प्रमुख चीज है, वे स्थान जो निम्नलिखित मापदंडों पे खरे उतरे। पहला ये है कि जो जनसंख्या होनी चाहिए उस सेटलमेंट की या वो स्थान की, वो कितनी होनी चाहिए, कम से कम 5,000। यानी 5,000 से कम उस स्थान की जनसंख्या नहीं। अगर किसी स्थान की जनसंख्या या किसी क्षेत्र की जनसंख्या 5,000 से कम है तो वो नगर के श्रेणी में नहीं आएगा। तो नगर की श्रेणी में आने के लिए या नगर कहलाने के लिए उस स्थान की जनसंख्या कम से कम 5,000 होनी चाहिए, 5,000। दूसरा, पुरुषों की कार्यशील जनसंख्या, अर्थात जो वहाँ पर पुरुष वर्ग है या वर्किंग मैन है, उनकी जो जनसंख्या है, टोटल जनसंख्या का कम से कम 75% जनसंख्या कृषितर कार्य में लगे होने चाहिए। यानी कृषि के अलावा 75% से अधिक लोग, कम से कम 75% से अधिक भाग कृषितर कार्यों यानी कि नॉन एग्रीकल्चरल कार्यों में लगे होने चाहिए। अर्थात वो खेती न करते। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया था कि ऐसे क्षेत्र जहाँ पर टोटल जनसंख्या का 75% कृषि कार्य में लगे हैं उसको ग्रामीण क्षेत्र बोलते हैं। और जहाँ पर टोटल जनसंख्या के में से 75% जनसंख्या कृषि क्षेत्रों के अलावा अन्य किसी भी कार्य में लगे हुए हों तो उसको हम लोग नगर या शहर के नाम से जानते हैं। तो कृषितर मतलब कृषि को छोड़कर अन्य कार्यों में कितनी जनसंख्या लगी होनी चाहिए टोटल वर्किंग मैन की, वो है 75%। तो ये नगर की दूसरी विशेषता है। उसके बाद जनसंख्या का घनत्व तो कम से कम 1,000 व्यक्ति प्रति वर्ग मील। 1,000 व्यक्ति प्रति वर्ग मील यानी कि पॉपुलेशन डेंसिटी जो होनी चाहिए वो कितना होना चाहिए, 1,000 व्यक्ति प्रति वर्ग मील। डेंसिटी क्या होता है इसके बारे में हम लोग पहले क्लास में बात कर चुके हैं। अर्थात 1 वर्ग मील का जो एरिया होगा उस क्षेत्र का, उसमें कम से कम 1,000 व्यक्ति रहने चाहिए। या फिर आप इसको समझ सकते हैं कि 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, प्रति वर्ग किलोमीटर। कम से कम 1 किलोमीटर का जो दायरा होगा, 1 किलोमीटर लंबा 1 किलोमीटर चौड़ा, उसमें 400 व्यक्ति होने चाहिए। उसके बाद कोई भी चीज़ इसमें बहुत ज़रूरी नहीं है, ये 4 ही बहुत है। यानी कि 3 ही इम्पोर्टेंस होने चाहिए नगर के, और नगर के आसपास कोई अलग से नगर नहीं होना चाहिए। उसके बाद अगर हम देखें
तो ये तो हो गई नगर की परिभाषा, या फिर आप ये कह सकते हैं कि नगर किसे कहते हैं। तो अगर हम सम्मिलित रूप से देखें या सम्मिलित रूप से यह बताने का प्रयास करें कि नगर क्या है, तो सबसे पहले आप लोगों ने सीखा कि नगर हम लोग उसी को कहेंगे जिसके पास कम से नगर पालिका, नगर पंचायत और कोई प्रशासनिक केंद्र उपस्थित हो। उसके साथ साथ उस स्थान की जनसंख्या कम से कम 5,000 होनी चाहिए, और उस स्थान पे जनसंख्या 5,000 होने के साथ साथ उस जनसंख्या का 75% जो फोर्स है, यानी कि जो वर्कर्स हैं, या फिर जो कह सकते हैं कि जो जनसंख्या है, वो कृषियेतर कार्यों में लगे होने चाहिए, कृषि के अलावा किसी अन्य क्षेत्रों में लगे होने चाहिए। उसके अलावा जो वहाँ का डेंसिटी होगा, पॉपुलेशन डेंसिटी होगा, वह कम से कम 1,000 व्यक्ति प्रति वर्ग मील या फिर 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर होना चाहिए। अगर इतनी सारी चीज़ें हैं तो वह क्षेत्र या वह स्थान या वह सेटलमेंट को हम लोग शहर या नगर के नाम से जान सकते हैं, या उसे हम लोग शहर या नगर कहेंगे। तो शहर और नगर जो होते हैं ये कई प्रकार के होते हैं, और ये शहर और नगर जो डेवलप होते हैं ये गांव से ही धीरे धीरे आप कह सकते हैं। तो जब शुरुआत में सेटलमेंट होता है तो वो ग्रामीण रूप में ही होता है। उसके बाद आर्थिक क्रियाओं में परिवर्तन होने के साथ साथ धीरे धीरे कृषि को छोड़कर लोग अन्य आर्थिक क्रियाओं में लग जाते हैं, और जब अन्य आर्थिक क्रियाओं में लग जाते हैं तो लोगों को रोजगार के लिए वहाँ पर इकट्ठा होना प्रारंभ हो जाते हैं, और वही धीरे धीरे शहर का रूप या नगर का रूप धारण कर लेता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि भाई कोई भी सेटलमेंट होगा या कोई भी अधिवास होगा तो सबसे पहले 2 लोग, 4 लोग, 5 लोग ही रहेंगे, तो वो गांव के रूप में ही होगा। तो आगे पढ़ने से पहले ये कुछ नगर है या नगर के प्रकार है, आप कह सकते हैं कि अच्छा नगर के साइज के आधार पर, जनसंख्या के आधार पर, या उसकी उत्पत्ति के आधार पर, उसका निर्माण कैसे हुआ है, उस आधार पर नगर के परिप्रेक्ष्य में कुछ शब्द या कुछ कह सकते हैं टर्म्स प्रचलित हैं या प्रयोग किए जाते हैं। तो उन टर्म्स के बारे में ही जानना है, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि ये नगर के प्रकार हैं, टाइप्स ऑफ अर्बन सेटलमेंट। लेकिन इसको जानने से पहले एक छोटी सी चीज़ हम लोग जानेंगे कि नगर, जो नगर के प्रकार है या फिर नगर है, ये नगरों का कह सकते हैं विकास कैसे होता है, या नगरों के विकास की अवस्थाएं क्या हैं, कैसे कैसे नगरों का निर्माण होता है। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि कितनी अवस्थाएं हैं नगरों के विकास की। तो नगरों के विकास की कुल लगभग 6 अवस्थाएं हैं। कितनी अवस्थाएं हैं? 6 अवस्थाएं हैं। और वो 6 अवस्थाएं कौन कौन सी हैं उनके बारे में हम लोग जरा सा देखते हैं। तो नगरों के विकास के क्रम की कितनी अवस्थाएं हैं? नगरों के विकास के क्रम की 6 प्रमुख अवस्थाएं, 6 प्रमुख अवस्थाएं। अब ये कौन कौन सी हैं इनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले जो अवस्था है इसको हम लोग बोलते हैं इयोपोलिस। दूसरा जो है इसको हम लोग बोलते हैं पोलिस। पहले लिख लेते हैं फिर इसके बारे में बात करते हैं। तीसरी जो अवस्था है वो है मेट्रोपोलिस। और चौथी जो अवस्था है वो है मेगालोपोलिस। और पांचवी जो अवस्था है वो है टायरनोपोलिस। टायरनोपोलिस। और लास्ट और 6th अवस्था है जिसमें सबसे ज़्यादा समस्याएं उत्पन्न होती हैं, इसको हम लोग बोलते हैं नेक्रोपोलिस। अब शुरुआत में जब ग्रामीण जनसंख्या यानी किसी स्थान पर जनसंख्या का जमाव होने लगता है, ग्रामीण जनसंख्या कृषि को छोड़कर अन्य कार्यों में लग जाती है, जिसको आप लोग अपने गांव के बगल में, जिसको आप लोग मार्केट कहते हैं या बाजार कहते हैं, बाजार या मार्केट। तो बाजार और मार्केट जो कि गांव के बगल में ही होता है। किसी गांव या बाजार का मार्केट क्या होता है? जहां पर
कृषि कार्य नहीं होता है, बल्कि छोटी-छोटी दुकानें होती हैं या अन्य प्रकार के सामान आपको आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। तो जब इस तरीके से एक छोटे बाज़ार का और एक छोटे स्थान का निर्माण हो जाता है, जहाँ पर कृषि के अलावा अन्य चीज़ों का व्यापार होने लगता है, तो उस प्रारंभिक चरण को हम लोग ही क्या बोलते हैं, इयोपोलिस। तो जो पहला चरण है या जो पहली अवस्था है नगर के विकास की, वो है इयोपोलिस। इसमें क्या होते हैं, छोटे बाज़ार होते हैं, छोटे बाज़ार होते हैं या फिर कह सकते हैं कि मार्केट होते हैं। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इयोपोलिस बोलते हैं। जब ये छोटा मार्केट या छोटा उद्योग केंद्र धीरे-धीरे एक शहर में परिवर्तित होने लगता है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं पोलिस या फिर इसको हम लोग बोलते हैं छोटा नगर। जब वह बाज़ार थोड़ा-सा बड़ा होके विस्तृत स्थान ले लेता है और छोटे उद्योग केंद्र के रूप में परिवर्तित हो जाता है, वहाँ पर छोटे-मोटे उद्योग केंद्र भी स्थापित हो जाते हैं और कह सकते हैं कि वहाँ पर नगरपालिका का स्तर कह सकते हैं कि यहाँ पर नगरपालिका का स्थापना नहीं हुआ था है, यहाँ पर नगर पंचायत वगैरह की स्थापना हो जाती है, तब इसको हम लोग पोलिस के नाम से जानते हैं। उसके पहले जब छोटा मार्केट है तो उसको हम लोग इयोपोलिस के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट आपका है मेट्रोपोलिस। जब यह छोटा नगर पूर्ण रूप से विकसित होके बड़े नगर में परिवर्तित हो जाता है और यहाँ पर नगर की सारी सुविधाएं प्राप्त होने लगती हैं कि एक नगर में जो चीज़ें जो आप पढ़े हैं कि एक नगर होने के लिए जो चीज़ें आवश्यक हैं कि नगर किसे कहते हैं, वो सब यहाँ पर उपलब्ध हो जाते हैं। तब उसको हम लोग मेट्रोपोलिस के नाम से जानते हैं। मेट्रोपोलिस या फिर कह सकते हैं कि इसको हम लोग विकसित नगर के रूप में जानते हैं। जब यानी कि नगर आपका विकसित हो, से हम लोग मेट्रोपोलिस के नाम से जानते हैं। जब वह मार्केट, वह छोटा-सा नगर या छोटा-सा बाज़ार विकसित रूप धारण कर ले, तब उसको हम लोग मेट्रोपोलिस कहते हैं। और उसके बाद आपका है मेगालोपोलिस या फिर आप कह सकते हैं बड़ा शहर या बड़ा नगर। मेगालोपोलिस क्या होता है? सॉरी, मेगालोपोलिस आपका यहाँ है। मेगालोपोलिस क्या होता है? पूर्ण रूप से विकसित नगर या फिर ये नगर तो पूर्ण रूप से विकसित हो गया है जब इसकी साइज बड़ी हो जाती है। अभी आप लोग आगे भी मेगालोपोलिस के बारे में पढ़ेंगे ना, लेकिन तो जब कोई नगर बहुत बड़ा हो जाता है तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मेगालोपोलिस बोलते हैं। अर्थात उस नगर की जनसंख्या 10 लाख से अधिक हो जाए, तब उसको हम लोग मेगालोपोलिस के नाम से जानते हैं। मेगालोपोलिस जब नगर काफ़ी बड़ा हो जाए, बृहद रूप धारण कर ले, जैसे कि मुंबई है, चेन्नई है, कोलकाता है ना, ये सब क्या है, मेगालोपोलिस है जिसकी जनसंख्या 10 लाख से अधिक है। नेक्स्ट आपका है टायरनोपोलिस। टायरनोपोलिस में क्या होता है कि यहाँ पर धीरे-धीरे अब नगर इतना बृहद हो जाता है या इतना बड़ा हो जाता है कि वहाँ पर समस्याएँ धीरे-धीरे बढ़ने लगती हैं। यानी कि एकदम समझ लीजिए कि पूर्ण रूप से विकसित, अब उससे ज़्यादा विकास नगर का नहीं हो सकता है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं टायरनोपोलिस। और नेक्रोपोलिस में क्या होता है, नगर का ह्रास होना शुरू हो जाता है या नगर नष्ट होना शुरू हो जाता है, ऐसा कह सकते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं नेक्रोपोलिस। यहाँ पर किसी प्रकार का कोई विशेष नियम कानून नहीं रहता, कहीं पर भी उद्योग, कहीं पर भी धंधा, मतलब इतनी भीड़ बढ़ जाती है, यह नगर धीरे-धीरे पतन की तरफ बढ़ने लगता है। उसी को हम लोग नेक्रोपोलिस के नाम से जानते हैं। जब नगर की वह अवस्था, लास्ट अवस्था जिसको आप बोल सकते हैं, यह नगर की कौन सी अवस्था है, लास्ट अवस्था है। और यहाँ पर टायरनोपोलिस में धीरे-धीरे नगर की गुणवत्ता में कमी आना शुरू हो जाती है और नेक्रोपोलिस में धीरे नगर पूर्ण रूप से नष्ट होने के कगार पर पहुंच जाता है। तो ये नगर की कह सकते हैं, नगर की स्थापना या नगर के निर्माण के साथ-साथ नगर के अंत तक की ये अवस्थाएँ दी गई हैं। जिस तरीके से आप समझ सकते हैं कि नगर के विकास की ये 6 अवस्थाएँ होती हैं और इन अवस्थाओं के आधार पर ही, इनकी उत्पत्ति के आधार पर ही नगर को कई प्रकारों में बाँटा गया है। अब हम लोग यही देखेंगे कि नगर मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं या नगर से संबंधित कौन-कौन से महत्वपूर्ण टर्मिनोलॉजी प्रयोग की जाती है। तो जो सबसे पहला आपका शब्द है, वो है आपका मेट्रोपोलिस। जैसा कि आप लोग इसके पहले भी पढ़ चुके हैं, वहीं सबसे ये शब्द लिए गए हैं। तो मेट्रोपोलिस किसे कहते हैं या मेट्रोपोलिस नगर कब कहा जाता है? यह एक ग्रीक शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है मदर सिटी।
यानी कि जहाँ से उस शहर का निर्माण हुआ। अतः यह प्रधान या मुख्य शहर कहा जाता है। जैसे न्यूयॉर्क हो गया, मुंबई हो गया, मॉस्को हो गया, ये कुछ मेट्रोपोलिस शहर है जो मदर सिटी के नाम से जानते हैं, और यही मुख्य और प्रधान किसी भी क्षेत्र या किसी भी देश के मुख्य या प्रधान शहर होते हैं। तो उसको हम लोग मेट्रोपोलिस के नाम से जानते हैं। जैसे आप लोग जानते हैं ना, कहते हैं ना कि मेट्रो सिटी है, अभी वर्तमान समय में आप लोग बात कर रहे हैं कि वो मेट्रो सिटी है, वो मेट्रो सिटी, या 4-5 और मेट्रो सिटी बनने वाले हैं। मेट्रो सिटी का मतलब मुख्य शहर या प्रमुख नगर। उसके बाद बृहत्तर नगर या ग्रेटर सिटी किसे बोलते हैं? किसी बड़े शहर तथा उसके संलग्न प्रमुख क्षेत्र को शामिल करना, जिसके कारण से जब कोई शहर है और उसके आसपास के जो क्षेत्र फैले हुए हैं, थोड़ा ग्रामीण क्षेत्र भी है, तो उसको अगर हम एक साथ शामिल कर लें, उसके आसपास के इलाकों को, जो शहर से दूर बिखरी हुई जनसंख्या है, शहर के करीब है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्या बोलेंगे उसको? संयुक्त रूप से मिला के उसको क्या बोलेंगे? बृहत्तर नगर या ग्रेटर सिटी। यह आकार में क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा भाई। जो मेन सिटी है उससे उसका आकार में वृद्धि हो जाएगी, तो इसको आकार में बड़ा हो जाएगा, क्योंकि यह मुख्य शहर के अतिरिक्त अन्य उपांत यानी फ्रिंज, यानी कि जैसे मान लीजिए ये मुख्य शहर है, तो इस मुख्य शहर के अतिरिक्त इसके आसपास जो फैले हुए क्षेत्र है, इसको भी अगर हम इसमें सम्मिलित कर लें, तो उस पूरे एरिया को हम लोग बोलते हैं बृहत्तर नगर या ग्रेटर सिटी। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपका है प्राथमिक नगर या प्राइमरी सिटी। प्राइमरी सिटी भी बोल सकते हैं इसको, या फिर हम इसको प्राइमरी सिटी के नाम भी कह सकते हैं। ये होता क्या है? किसी बृहद प्रदेश का सबसे बड़ा नगर यहाँ का प्राथमिक नगर कहलाता है। यानी किसी भी शहर में अगर हम देखें, या किसी क्षेत्र या किसी देश की बात करें, तो उस देश का जो सबसे बड़ा नगर होगा, उसी को हम लोग प्राथमिक नगर या प्राइमेट सिटी के नाम से कहते हैं। जो सबसे बड़ा नगर उस देश का है, वह उस देश का या उस राज्य का प्राइमेट सिटी कहला जाता है, या फिर प्राथमिक नगर कहा जाता है। सिंपल सी बात है। नेक्स्ट आपका है 10 लक्षी नगर या मिलियन सिटी। स्वाभाविक बात है, जिसकी जनसंख्या मिलियन में हो वही क्या है? 10 लक्षी नगर है। 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले जो शहर होते हैं वही मिलियन सिटी कहलाते हैं। 10 लाख जनसंख्या वाले जो नगर हैं उसको हम लोग 10 लक्षी नगर कहते हैं। अर्थात किसी भी नगर की जनसंख्या अगर 10 लाख से अधिक हो जाती है, तो वो 10 लक्षी शहर या मिलियन सिटी के नाम से जाना जाएगा। उसके बाद है सन नगर या कनुर्वेशन। कनुर्वेशन का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो कॉन्टिन्यूअस अर्बनाइजेशन होता है, यानी सतत नगरीय क्षेत्र। सतत नगरीय क्षेत्र यानी किसी नगरी के क्षेत्र के आसपास के जो छोटे छोटे और नगर हैं या छोटे छोटे और गांव हैं कह सकते हैं, उन सब को अगर हम आपस में मिला लें तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? सन नगर बोलते हैं। अगर इसके बारे में और अगर हम लोग थोड़ा सा डिटेल में जाना चाहें, तो जो सन नगर होता है या कोनुर्वेशन होता है, सन नगर या कोनुर्वेशन, वो क्या होता है? सबसे पहले तो यही जान लेते हैं भाई ये संकल्पना आया कहाँ से। तो इस संकल्पना का प्रतिपादन पैट्रिक गिडिश महोदय ने किया था। इन्होंने ब्रिटेन में 60 कोनुर्वेशन बताया, जिसमें से सबसे बड़ा क्या है? बृहत्तर लंदन या ग्रेटर लंदन को सबसे बड़ा सन नगर के रूप में इन्होंने परिचय कराया, या सबसे बड़ा सन नगर के रूप अगर पूछा जाए आपसे कि भाई सबसे बड़ा सन नगर कौन है, तो वो क्या है? कौन सा है? ग्रेटर लंदन। और इसके बारे में किसने बताया? पैट्रिक गिडिश ने। पैट्रिक गिडिश ने बताया कि जो ग्रेटर लंदन है ये सबसे बड़ा सन नगर है। और सन नगर की संकल्पना या सन नगर के बारे में बताने वाले सबसे पहले वैज्ञानिक कह सकते हैं कि जियोग्राफर, या सबसे पहले सेटलमेंट ज्योग्राफी के रूप में काम करने वाले पैट्रिक गिडिश महोदय ही है। उसके बाद सन नगर की कुछ और विशेषताएं हैं कि सन नगर होता क्या है, या सन नगर की कौन से क्षेत्र को हम लोग सन नगर कह सकते हैं। तो सबसे पहले सन नगर होने के लिए जो शर्तें हैं वो सबसे पहले यह एक नगरीय प्रदेश है, यानी कि ग्रामीण प्रदेश को हम लोग सन नगर नहीं कहेंगे। यह कई नगरों से मिलकर बनता है, यानी कि जैसे कोई नगर है छोटा सा बड़ा सा नगर, उसके आसपास कुछ छोटे छोटे नगर है, जैसे मैंने पहले आपको बताया। तो अगर इन सबको एक साथ सम्मिलित कर लिया जाए, बीच में भी थोड़ा बहुत सेटलमेंट है यानी कि अधिवास बना हुआ है, जो बड़ा शहर है या बड़ा नगर है वो छोटे शहर से जुड़ा हुआ है, तो उस सबको अगर हम एक साथ मिला लें तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सन नगर।
यानी कि कई नगरों से मिलकर बनता है, जिसके बीच बीच में नगरीय और कम नगरीय क्षेत्र भी होते हैं। इनमें से एक मुख्य नगर होता है जो सबका प्रतिनिधित्व करता है या सबको विकास की तरफ झुकाता है। यह नगर कार्यों की दृष्टि से एक दूसरे से संबंधित होते हैं और कई प्रशासनिक इकाइयों में फैले हैं। जैसे जो सब नगर एक साथ मिले हुए हैं, सन नगर में जितने भी नगर हैं उसका एक मुख्य नगर होगा और वो सारे नगर एक दूसरे से संबंधित होंगे, यानी कि दोनों का कामकाज एक दूसरे से, या चारों पांचों जितने भी नगर हैं सब एक दूसरे से संबंधित होंगे। उसके बाद नेक्स्ट आपका है युगल नगर या ट्विंस टाउन या फिर सिटी। दो समवर्ती नगरों के समूह को युगल नगर कहते हैं। जैसे दो शहर हैं या दो नगर जो बहुत पास पास हैं, उनका दोनों से आपस में लेन देन होता रहता है, तो उसे हम लोग युगल नगर कहते हैं या फिर ट्विंस टाउन के नाम से जानते हैं। जैसे कि संयुक्त राज्य अमेरिका में दो शहर हैं, मिनियोपोलिस और सेंट पॉल, ये युगल नगर के रूप में जाने जाते हैं। ब्रिटेन में दो शहर हैं, लिवरपूल और बर्केनहेड, ये युगल नगर के नाम से जाने जाते हैं। भारत में भी हैदराबाद, सिकंदराबाद जो पास पास नगर हैं, फर्रुखाबाद, फतेहगढ़, उसके बाद फैजाबाद और अयोध्या। जनरली आप लोग जब बात करते हैं तो फैजाबाद और अयोध्या एक जैसा लगता है कि फैजाबाद बोलो चाहे अयोध्या बोलो, सिकंदराबाद बोलो चाहे फर्रुखाबाद बोलो, लेकिन ये दोनों समझ लीजिए लगे हुए शहर है, एक दूसरे से सटे हुए शहर है, इसलिए इन लोगों को युगल नगर या फिर ट्विन सिटी या ट्विंस टाउन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट अगर आप देखें हम अगला जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, मेगालोपोलिस इसको बोलते हैं। मेगालोपोलिस या बृहद नगरीय प्रदेश, या फिर आप इसको इंग्लिश में मेगालोपोलिस के नाम से जानते हैं। मेगालोपोलिस क्या होता है कि नगर का सबसे विकसित रूप जो कहलाता है वही मेगालोपोलिस कहलाता है। अर्थात जब नगर का विकास अपनी चरम सीमा पर होता है तो उसी को हम लोग मेगालोपोलिस के नाम से जानते हैं। सर्वप्रथम मेगालोपोलिस शब्द का प्रयोग लुईस मम्फोर्ड महोदय ने किया था। किसने किया था? लुईस मम्फोर्ड ने 1938 में। और यह नगरीय विकास की चौथी अवस्था है। जैसा कि हमने अवस्था के बारे में आप लोगों को पढ़ाया, तो यह नगरीय विकास की चौथी अवस्था है जिसमें नगर का पूर्ण रूप से विकास हो गया होता है। ये मैंने आपको पहले बता दिया है। लेकिन मेगालोपोलिस का वर्तमान अर्थ जीन गाटमैन ने संयुक्त राज्य अमेरिका के उत्तरी पूर्वी समुद्र तटीय प्रदेश के नामकरण के लिए किया है। संयुक्त राज्य अमेरिका का जो उत्तरी पूर्वी समुद्र तटीय प्रदेश है उसी को हम लोग मुख्य रूप से मेगालोपोलिस कहते हैं, या फिर हम क्या जीन गॉटमैन वर्तमान समय में उस क्षेत्र के लिए मेगालोपोलिस शब्द का प्रयोग करते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रसिद्ध मेगालोपोलिस की जनसंख्या 4 करोड़ से भी अधिक है, जो पूरे देश की जनसंख्या का 20% है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रसिद्ध मेगालोपोलिस क्या है? उत्तरी पूर्वी समुद्र तटीय प्रदेश, और इसकी जनसंख्या कितनी है? 4 करोड़ से भी अधिक है, जो पूरे देश की जनसंख्या या यूएसए की जनसंख्या संयुक्त राज्य अमेरिका की जनसंख्या का कितना है? 20% है। 20% जनसंख्या केवल उत्तरी पूर्वी समुद्र तटीय मैदानों पर ही निवास करती है। इसीलिए जॉन गैटमैन ने इसे मेगालोपोलिस के नाम से संबोधित किया है। तो ये हो नगर की अवस्थाएं और नगर कितने प्रकार के होते हैं, नगर की कौन कौन सी अवस्थाएं हैं। तो अगर हम इसको संक्षिप्त रूप से देखना चाहें तो आप समझ सकते हैं कि नगर का सबसे पहले नगर का निर्माण कैसे होता है? गांवों से। जब वहां पर आर्थिक क्रियाएं बदलने लगती हैं और कृषि क्षेत्र को छोड़कर लोग अन्य क्रियाओं में सम्मिलित हो जाते हैं तो उसी को हम लोग नगर बोलते हैं। और वह शुरुआत कैसे होता है? पहले एक छोटा सा मार्केट बनता है गांव के अगल बगल, उस मार्केट को हम लोग क्या बोलते हैं? ईओपोलिस बोलते हैं। और वही मार्केट जब थोड़ा सा बड़ा होके नगर का रूप धारण कर लेता है, नगर पंचायत की स्थापना हो जाती है, तो उसको हम लोग पोलिस के नाम से जानते हैं। और वही पोलिस जब थोड़ा और बड़ा होके नगर पालिका के रूप में परिवर्तित हो जाता है, थोड़ा और शहर हो जाता है, शहर की सारी विशेषताएं उसमें समाहित हो जाती हैं, तब उसको हम लोग मेट्रोपोलिस बोलते हैं। और वही मेट्रोपोलिस जब और बड़ा रूप धारण करता है और उसकी जनसंख्या 10-15 लाख से अधिक हो जाती है, तब उसको हम लोग मेगालोपोलिस बोलते हैं।
और वही मेगालोपोलिस जब और बड़ा होता है तो उसको हम लोग टायरनोपोलिस बोलते हैं, और वह अपने चरम सीमा पर होता है और वहाँ से नगर का हाथ शुरू हो जाता है। फिर लास्ट में जो आपका नेक्रोपोलिस स्टेज आता है, और नेक्रोपोलिस स्टेज में नगर में सारी व्यवस्थाएं तितर-बितर हो जाती हैं और वह धीरे-धीरे पतन की ओर अग्रसर हो जाता है। तो इस तरीके से नगर और नगर की विकास की अवस्थाएँ और नगर के प्रकार के बारे में आप लोग आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस किए। अगर कोई भी समस्या है तो आप कमेंट करके उसको बता सकते हैं, उसके बारे में फिर से बात हो जाएगी। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, थैंक यू, सत श्री अकाल, मस्त रहिए, ख्याल रखिए।